चुनाव का मौसम आया नहीं कि महिलाओं के लिए वादों की झड़ी लगने लगी। 40,000 रुपए सालाना, 50,000 रुपए सालाना, बस में मुफ्त यात्रा, इसके अलावा साइकिल, लैपटॉप, इस तरह की तमाम चीजें जो है वो दिखाई देने लगी। लेकिन सवाल ये है कि महिलाओं को जो ये दिया जा रहा है वो क्या सिर्फ इलेक्शन के वक्त याद आता है या फिर पूरे टाइम? वहीं महिलाओं को लुभाने के लिए अलग अलग चीजें की जा रही हैं, चाहे वो सपा हो या फिर बीजेपी हो। दोनों की तरफ से महिलाओं के लिए बहुत सी ऐसी योजनाएं लाई जा रही हैं कि अगर वो सरकार में आते हैं तो इन तमाम चीजों को लागू करेंगे। लेकिन सवाल ये है कि महिलाओं को क्या सिर्फ वोट बैंक की तरह देखा जा रहा है या फिर वो असल में वोटर मानी जा रही हैं? और उन्हें लुभाया क्यों ना जाए, क्योंकि आधी आबादी महिलाएं ही हैं। आज न्यूज रूम चौपाल में सवाल यही है कि महिलाओं को वोट बैंक के तौर पर देखा जा रहा या फिर असल में उन्हें वोटर माना जा रहा है। और इसी पर आज हम लंबी चर्चा करेंगे, तो शुरुआत करते हैं। चुनाव हो या ना हो, महिलाओं के लिए कैश स्कीम्स जो हैं वो लगभग देश के हर स्टेट में अब लाई जा रही हैं। इन कैश स्कीम्स का महिलाओं के लिए क्या मतलब है और साथ ही साथ इस बार सपा और बीजेपी ने कौन-कौन सी स्कीम लाई है, वो तमाम चीजें जानेंगे और इसी से शुरुआत करते हैं। भारत की राजनीति में आज तक बहुत सारे सोशल इक्वेशन, सामाजिक समीकरणों की बात होती थी। राजनीति में अलग-अलग समीकरण बनते थे चुनाव से पहले, लेकिन अब पिछले कुछ सालों में एक नया समीकरण भारत की राजनीति में देखने को मिलता है, वो है महिलाओं को लेकर योजनाओं का ऐलान। विमेन वोटर्स जो हैं, महिला वोटर्स जो हैं, वो सारी पॉलिटिकल पार्टीज के सेंटर में आ गई हैं। अभी उत्तर प्रदेश में जो हो रहा है, उस पर आगे आने से पहले मैं इस बात को ज़रूर कहना चाहूँगा कि विमेन वोटर्स जो विमेन वोटर्स को लेकर पॉलिटिकल पार्टीज का इतना जोर क्यों है? हमने पिछले कुछ राज्यों के चुनाव में देखा है कि चाहे कर्नाटका हो, वेस्ट बंगाल हो, दिल्ली हो या पंजाब में भी हो, बहुत सारे स्टेट्स में ऐसा हुआ है जब महिलाओं के लिए को कैश देने की बात कही गई और वहाँ पर जिन राजनीतिक दलों ने ऐसा ऐलान किया, उनको बहुत सारे स्टेट्स में जीत भी मिली। लेकिन बहुत सारी बातें इम्पोर्टेंट हैं। जैसे आज से पहले ये माना जाता था कि परिवार का मुखिया जिस जगह वोट देगा, उस जगह परिवार की महिलाएं भी वोट देंगी। लेकिन अब ये पैटर्न बदल रहा है और अब ये देखा जा रहा है कि महिलाएं अपनी मर्जी के हिसाब से वोट देती हैं, क्योंकि वो पिछले कुछ सालों में माहौल बदला है और घर से निकली हैं। तो इसी को देखते हुए पिछले कुछ सालों में चाहे केंद्र की सरकार हो या राज्यों की सरकारों हो, उन्होंने ऐसी पॉलिसीज बनानी शुरू की हैं जो विमेन सेंट्रिक है, जो महिलाओं पर केंद्रित हैं। इसलिए और पिछले कुछ सालों से चाहे संसद हो या उसके बाहर हो, महिला आरक्षण को लेकर जो नारी शक्ति वंदन विधेयक है, उसको लेकर भी अच्छी खासी लड़ाई देखने को मिली है। बात पूरी तरह साफ है कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज ये चाहती हैं कि उनको महिलाओं के वोटों का बड़ा हिस्सा मिले और इसको ध्यान में रखते हुए पिछले कुछ विधानसभा चुनावों में राजनीतिक दलों ने उस हिसाब से अपनी चुनावी तैयारियां की हैं। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में जैसे ही इस बात की चर्चा मीडिया के गलियारों में शुरू हुई कि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार चुनाव से पहले महिलाओं के खातों में कुछ बैंक अकाउंट्स में कुछ पैसे डाल सकती है, तो इसको लेके जो यहाँ मुख्य विपक्षी दल है समाजवादी पार्टी, वो एक्टिव हो गई। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और उनकी पत्नी जो सांसद भी हैं, उन लोगों ने दोनों ने इस बात का ऐलान किया कि अगर उनकी सरकार बनती है तो महिलाओं को उत्तर प्रदेश में 40,000 रुपए देंगे और 12th पास करने वाली जो स्टूडेंट्स हैं उनको लैपटॉप भी देंगे। अब आप देखिए, और इसी बीच इससे थोड़ा सा पहले योगी आदित्यनाथ सरकार ने, खुद मुख्यमंत्री ने इस बात का ऐलान किया कि जो 60 साल से ऊपर की महिलाएं हैं उत्तर प्रदेश में, वो बसों में फ्री सफर कर सकती हैं और उनकी सरकार 50,000 छात्राओं को स्कूटी भी देगी। ये जो पूरी पॉलिटिकल डिबेट है, अभी तक जैसा मैंने कहा कि जो कास्ट इक्वेशंस को बात होती थी, सोशल इक्वेशंस पे बात होती थी, जैसे समाजवादी पार्टी अब से पहले कहते थे कि भाई पीडीए का नारा दे रही है, या बीजेपी की अपनी जो सोशल इक्वेशन है, कास्ट इक्वेशन है, वो उस पर चुनाव लड़ती थी। अब ये उससे हटकर महिला सेंट्रिक हो गया है और कल जब अखिलेश यादव ने इस बात का ऐलान किया कि उनकी सरकार 40,000 रुपए की सहायता देगी, तो उन्होंने कहा कि जो उनका पीडीए का इक्वेशन है उसमें ए का मतलब आधी आबादी है, इसलिए उन्होंने भी महिलाओं को फोकस किया। और चाहे केंद्र की सरकार हो या बीजेपी की जो भी सरकार है, वो बार बार इस बात को गिनाती है कि उनकी सरकार महिलाओं के लिए स्पेसिफिकली क्या कर रही है, महिलाओं के हित में कौन सी योजनाएं चल रही हैं। लेकिन जो मुझे समझ आता है कि
लोगों को इस बात को भी पूछना चाहिए कि क्या सिर्फ पैसे देने से महिला सम्मान या जो सशक्तिकरण है या वेलफेयर हो सकता है। बहुत सारे इश्यूज हैं। गाँव में जो महिलाएं हैं उनके बहुत सारे इश्यूज हैं, जो शहरों में महिलाएं हैं उनके बहुत सारे इश्यूज हैं, जो कामकाजी महिलाएं हैं उनके बहुत सारे इश्यूज हैं, जो घर पर रहती हैं उनके बहुत सारे इश्यूज हैं। वुमेन सेफ्टी, वुमेन सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा इशू है, और इसको लेकर सारी पॉलिटिकल पार्टीज जब किसी स्टेट में कोई ऐसा मामला आता है तो दूसरी पार्टी को घेरने में तुल जाती हैं। कुल मिलाकर जो महिलाओं के वोटों की लड़ाई है वो हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ी लड़ाई के रूप में बदल चुकी है। और जब हमारे सामने उत्तर प्रदेश का, उत्तराखंड का, पंजाब का 4-5 बड़े स्टेटों के चुनाव में तो साफ देखने में आता है कि उत्तर प्रदेश में विशेषकर ये लड़ाई बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच आने वाले दिनों में और तेज होगी, क्योंकि अभी तो इलेक्शन शुरू नहीं हुआ। जब इलेक्शन शुरू होगा तो मैनिफेस्टो भी होगा, कितनी महिलाओं को टिकट मिलेगा, महिलाएं कैंडिडेट्स होंगी, उनको क्या कोई बड़े ओहदे दिए जाएंगे। तो महिलाओं को सेंट्रिक करके, मुझे लगता है कि युवाओं से भी पहले महिलाओं को सेंट्रिक करके बीजेपी और समाजवादी के पार्टी के बीच में उत्तर प्रदेश में चुनावी जंग देखने को मिलेगी। तो ये हो गई कि क्या है ये स्कीम्स, और दोनों ही, चाहे वो सपा हो या फिर बीजेपी हो, वो क्या स्कीम्स दे रही हैं। लेकिन फिर वही सवाल खड़ा हो जाता है कि जो स्किल्स की बात होती है कि क्या सिर्फ पैसे देने से महिला सशक्तिकरण होता है, क्योंकि यहाँ पर अगर स्किल नहीं है तो ये जो मनी डिपेंडेंसी है वो बढ़ जाती है। लेकिन दूसरी तरफ हम बहुत सारे स्टेट्स देखें तो वहां पर एग्जाम्पल मिलता है कि अगर महिलाओं पे कहीं ना कहीं जो योजनाएं हैं और स्कीम्स है वो लाई जाए तो कहीं ना कहीं उसमें जीत भी नजर आती है। तो क्या सरकारों ने ये मान लिया है कि महिलाओं के लिए क्या स्कीम लाकर एक फॉर्मूला तैयार किया जाएगा जो विनिंग फॉर्मूला बनेगा? पहले तो ये स्पष्ट होना चाहिए, जो महिला केंद्रित योजनाएं हैं वो उन्हीं महिलाओं को मिलती है जो सचमुच जरूरतमंद हैं। संपन्न महिलाओं को या जो क्रीमी लेयर किस्म की महिलाएं उनको नहीं मिलती। तो ये सबसे विपन्न और आर्थिक रूप से वंचित वर्ग को मिलती है। हाँ, और इसको टारगेट किया जाता है इस तरह से जैसे कि सरकार कुछ एहसान कर रही है, लेकिन सरकार किसानों को अलग सब्सिडी देती है, खाद की सब्सिडी देती है, इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदने वालों को भी सब्सिडी देती है। तो अब एक इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदने वाले पे अगर सब्सिडी आप देख लें तो लाख में जाती है, या 25-50 हजार ऐसे सब्सिडी है। महिला को जो महीने में अगर एवरेज आप देखेंगे तो 2000 या 2500 या 1500 ऐसे ही योजनाएं हैं। तो एक महिला केंद्रित जो वंचित वर्ग की महिला है उसको केंद्रित साल के 20,000 25,000 रुपए देने को कहा जाता है कि वोट खरीदा जा रहा है, लेकिन इलेक्ट्रिक के नाम पे दिया जा रहा है। और तमाम तरह की सुविधाएं, जैसे दिल्ली में बिजली ही इतने यूनिट तक फ्री कर दी, तो वो उसको घूस की तरह नहीं देखा गया। तो महिला का एक वोटर के तौर पे विकसित होना, मुझे लगता है कि महिलाओं के अपलिफ्टमेंट के लिए, उत्थान के लिए बहुत जरूरी था। क्योंकि इससे पहले इस फिनोमिनन के, इस अवधारणा के आने से पहले राजनीति पूरी तरह से पुरुष केंद्रित थी। लोग यहाँ तक पुरुष चुनाव लड़ते थे, यहाँ तक बात नहीं थी। बात है कि मान के चलते थे कि पुरुष ही चुनाव तय करते हैं, पुरुष जिसको बोलेगा उसको महिला वोट देगी या नहीं देगी। तो ये मुझे लगता है कि इस तरह से नहीं देखता मैं कि इससे कोई पार्टी जीतती या हारती है। ये भी झूठ है, क्योंकि जैसे वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को पिछले 2 चुनाव में क्रेडिट दिया गया कि महिलाओं को उन्होंने जो लक्ष्मी योजना के तहत दी है पैसा, इसलिए वो जीत जाती हैं। इस चुनाव में वो हार गई, तो वही विशेषज्ञ जो कह रहे थे कि इसकी वजह से जीती, अब चुप हैं। तो आपको बताना चाहिए ना कि जब पिछली बार पैसे की वजह से जीत गई थी तो इस बार हार कैसे गई। उसी तरह तमिलनाडु में जब पिछली बार जीत गई डीएमके, तो लोगों ने कहा इसी की वजह से हार गई, जीत गई। तो लोग चुनावी, ये आलसी विश्लेषण है, आलस से भरा, कि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि कोई क्यों जीत गया। जीतने हारने के 10 फैक्टर हो सकते हैं, 20 फैक्टर हो सकते हैं। किसी एक को पिन पॉइंट होके कहना आपके लिए आसान हो जाता है कि बस बस इसी से। लेकिन जब इसके विपरीत उदाहरण आ गए तमिलनाडु में और बंगाल में, दोनों कमजोर पार्टियां भी नहीं थी, दोनों के पास मजबूत चेहरे भी थे, दोनों ने पैसा भी दिया, फिर भी वो चुनाव हार गए। तो इसका मतलब नहीं है कि वो जो महिला वोटर को पैसा दिया जा रहा है कि वो बस इसीलिए वोट दे देती हो, या उस कम समझदार है या राजनीतिक रूप से। ऐसा नहीं है, मुझे ऐसा नहीं लगता। अगर आपको याद हो कि कुछ समय पहले महिलाओं के लिए आरक्षण रखी गई थी, जब चुनाव का भी माहौल आया था कि जब महिला होगी तो फिर अगर वो नेता बनती है, अगर वो सांसद में आती है, अगर वो एमपी बनती है, एमएलए बनती है, तो फिर और भी ज़्यादा उसको आरक्षण एक तौर पर देखा जा रहा था। लेकिन अगर आप देखिएगा तो फिर वो भी उस तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। कई सारे गाँव में हमें देखने को मिला कि महिलाओं के नाम पर वोटिंग्स हो रही हैं, लेकिन वहाँ पर उनके पति बैठ के वो चीज़ को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ कन्फर्मेशन नहीं है, पैसा आपके खाते में आ जाएगा, लेकिन उसका उपयोग कौन कर रहा है?
है ना? और फिर प्लस कि आपको रोज़गार बाँटना चाहिए। मुझे लगता है 2-3 पर्सपेक्टिव है, ये हर एक पार्टीज़ के लिए होगा। हर एक पार्टी के लिए अगर आपको महिला सशक्त करना है, तो उनको आप काम दीजिए, सरकारी काम दीजिए। आप भले ही सिलाई-बुनाई से शुरुआत कीजिए, आप छोटे-छोटे काम उनको घर में बाँटिए। वर्क फ्रॉम होम के भी आजकल बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो आप उस तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। फिर उनको आप हर महीने का दीजिए ना, हर साल में आप 40,000 50,000 देकर आप क्या कर लोगे? मेरे हिसाब से ये मुझे नहीं पता कि ग्राउंड लेवल पे जो महिलाएँ जो काम कर रही है वो इस एक्सपेक्टेशंस में है कि हमें साल में 40,000 मिलेगा, उससे हमारा राशन पानी आ जाएगा आजकल के समय में इस महँगाई में। सब कुछ आ जाएगा पूरे साल का अगर आप देखिएगा, संभव है? नहीं, नहीं तो संभव है लेकिन ना। सरकार जो है इन स्कीम्स की शुरुआत कर रही है ताकि जो है जो इस तरह की महिलाएँ हैं जिनके पास स्किल्स नहीं है या फिर वो काम नहीं कर रही हैं या फिर वो पढ़ाई नहीं कर रही हैं, तो इस वजह से उनको ये जो है पैसे दिए जा रहे हैं ताकि वो कुछ शुरुआत कर सकें या फिर अपने जो जीवन में जो भी डेली कोर्स है उसमें ये इस्तेमाल हो सके। नहीं, वो मैं हाँ। एक्सेप्ट कर रही हूँ आपकी बात कि वो उनको स्किल करे ना फिर, स्किल नहीं भी करे सिलाई-बुनाई तो एक बहुत मिनिमल सी चीज़ है ना, वो तो कर ही सकती है सारी महिलाएँ। जैसे हमारे स्कूल्स गवर्नमेंट स्कूल्स में ये चीज़ इम्प्लीमेंट हुई कि मिड डे मील होगा, उस खाना मिलेगा आपको, आपके बच्चों को। तो लालच में ही माँ-बाप भेजने लग गए फिर, पैसे मिलेंगे आपके बच्चे अगर फर्स्ट करेंगे, सेकंड करेंगे तो उसके बलबूते पैसे मिलेंगे। तो मुझे लगता है कि ये लालच जब दिया जा सकता है तो कुछ लालच उस हिसाब से भी दिया जा सकता है। रंगनाथ सर कुछ ऐड करना चाहते हैं इसमें? नहीं, देखिए जैसे गेटी ने कहा कि 2,000 रुपया मान लीजिए एक औसत रखें, 2 से 2,500 रुपया, तो इससे क्या फ़र्क पड़ जाएगा ये? लेकिन इसमें हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो भारत की कुल आबादी है, उसका जो निचला 50% है, उसकी औसत मासिक आय ही 5 से 6,000 रुपया है। तो आप 5 से 6,000 रुपया जिस वर्ग की आय है, उसको 2,000 रुपया देने का मतलब कि आप उसको 30% इंक्रीमेंट दे रही हैं उसके अंदर। तो अगर आप हम अपनी सैलरी में सोचें कि हमें जितनी मेरी आय है, मुझे 30% अगर सरकार कंट्रीब्यूट करती है तो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। अब जैसे किसी ने मीडिया रिपोर्ट्स में कह दिया एक गरीब आदमी को कि अरे 500 रुपये में आजकल क्या होता है, इतना तो एक बार होटल में खाना खाते। तो जाहिर हो, पत्रकार दिल्ली से गया था, उसको 500 रुपये में खाना खा जाता है, तो उस आदमी ने बोला, बुजुर्ग ने, अरे इसमें हमारे बीड़ी सिगरेट का पैसा आ जाता है और हमारे बच्चे नहीं देते। तो वो उसका जो पॉइंट ऑफ व्यू है बहुत मिडिल क्लास शहरी है, तो उसको उस पैसे की कीमत कम लग रही है। लेकिन आप औसत 50% आबादी की जब औसत आय 5 से 6,000 रुपया है, उसके लिए 2,000 रुपया कितना बड़ा अमाउंट है? परसेंट 30% आय बहुत ज़्यादा होती है। 2,000 रुपये में हो सकता है कि यहाँ पे न साग सब्जी गाजियाबाद, नोएडा, दिल्ली में ना आए, लेकिन गाँव में आप जाइए तो आप 1 महीने का दूध ले सकते हैं। एक बुनियादी ज़रूरतें, खासतौर पर जो महिलाएं अपने पति से पैसा नहीं मांग सकती बहुत सारे कारणों से, अगर आप गांव में जाएंगी, महिलाओं से बातचीत करेंगी, तो उनका एक कहना है, जैसे कि मैंने एक संपन्न महिला से बात की जिनको विधवा पेंशन मिलता है, तो और वो अच्छे परिवार की हैं, तो उन्होंने, मैंने कहा कि आपको इस 2,000 रुपये में क्या इतना वैल्यू है कि आप परेशान है? बोलो वो मेरा पैसा है। तो ये पहली बार एक महिला के अंदर ये भावना आई कि ये मेरा पैसा है, क्योंकि उसका पैसा कभी था ही नहीं। संपन्न परिवार की महिला है, वो अमीर आदमी की बेटी थी, अमीर आदमी की पत्नी भी थी और अब अमीर आदमी की माँ भी है। लेकिन उसके दिमाग में एक चीज है कि कोई भी पैसा मैंने अर्न नहीं किया, क्योंकि उसके दिमाग में डाला जाता है, उसको ऐसा लगता है। तो मैंने पूछा, तो इस तरह से कई लोगों से जो मैंने बात की, गरीब महिलाओं के लिए तो 2,000 बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, सरकार जो राशन देती है, उसके बाद अगर आप बुनियादी राशन मिल जा रहा है तो 2,000 रुपये में आप तेल, नमक, ये सब बेसिक चीजें ला सकती है। तो उस वर्ग के लिए ही वो योजना है। कोई भी आदमी जिसकी इनकम 30,000 रुपये महीना हो, 50,000 हो, 1,00,000 हो, उसको योजना नहीं समझ में आएगी। लेकिन जो आप सुदूर गांव में जाइए, अभी हमने तो ये बहुत बड़ा उदाहरण दिया एवरेज इनकम का, लेकिन जैसे बिहार में आपने देखा होगा कि जब सर्वेक्षण हुआ, जाति सर्वेक्षण हुआ, तो उसमें जो सबसे गरीब वाला वर्ग था, उसकी मासिक आय क्या थी? 600 रुपया महीना, 6,000 रुपया महीना शायद, या 600 रुपया कुछ है। तो अब मान लीजिए जिसकी मासिक आय 1,000 रुपया महीना है, कोई अगर आदिवासी है, गांव में रहता है, तो जिसकी मासिक आय 1,000 रुपया महीना है ना, और उसको अगर 2,000 रुपया का सरकार दे रही है, तो उसकी मासिक आमदनी के लगभग बराबर या दुगना मिल रहा है। तो उसके पास छोटे मोटे कामों की मजबूरियां हैं। हम तो कह रहे हैं बाकी छोड़ दीजिए, अगर बेसिक दवा लेना है उसको, भाई दुकान तो बाकी वो राशन के बदले ले लेती है, अगर उसको दवा लेना है, महिला को कैश लेगा दुकानदार, दवा वाला दुकानदार तो राशन लेगा नहीं। जैसे नमक उमक तो गांव की दुकान पे मिल जाता है ना, चावल के बदले, गेहूं के बदले, लेकिन दवा लेना है तो। या महिलाओं को अगर कोई, जैसे अभी एक नेता ने मजाक में कह दिया कि पैसे का कपड़े मत खरीद लेना, लेकिन ठीक है, 24,000 रुपये में मुझे लगता है हमारे क्या त्योहारों में क्या होता है, होली दिवाली पे ही कपड़ा बनता है ना। तो मान लीजिए कोई महिला अपने को होली दिवाली पे 2 टाइम कपड़ा बनवाना चाहे, तो आपको नहीं लगता कि 24,000 में बनवा सकती है? बिल्कुल बनवा सकती है।
तो ये उसके अंदर एक फील गुड है। तो हमें इस योजना को उस वर्ग के हिसाब से भी देखना चाहिए कि किस वर्ग को लक्षित किया जा रहा है, ठीक है ना। मैं आपकी बात से बहुत अच्छे से एग्री करती हूँ सर, लेकिन मेरे हिसाब से ये भी एक कथन हो सकता है आपकी बात में कि अगर आप गरीबी मिटाने की बात कर रहे हैं, अगर आप विश्व गुरु बनने की बात कर रहे हैं, अगर आप बोल रहे हैं कि इंडिया को एक अच्छे इकोनॉमिकल स्टेट पर लेकर आना है, तो फिर कहीं ना कहीं तो आपको ऐसे आप भरोसे में नहीं डाल सकते हो अपनी जनता को कि आपको हम अपनी तरफ से 2,000 रुपये दे देंगे, भले ही वो कमाए चाहे ना कमाए, वो मेहनत करे या फिर ना करे, वो इकोनॉमिकल स्ट्रेंथ, इंडिया के इकोनॉमिकल स्ट्रेंथ को बूस्ट करे या ना करे, हम आपको उस तरीके से हम आपको पैसे दे दिया करेंगे। ये कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता है कि आप भी बैठ के अभी काम कर रहे हैं, तब आपके घर पे राशन आ रहा है, मैं बैठ के काम कर रही हूँ तो मेरे घर पे राशन आ रहा है। कई बार ऐसे लोग हैं जो कि बैठ के नहीं काम कर सकते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो कि उस तरीके से रोज आना जाना काम पे या फिर वो सारी चीजें नहीं कर सकते, उनके लिए बहुत इम्प्लीमेंटेबल है। मगर आपको एक प्रॉपर एक कोई नोट तो तैयार करना होगा कि इस एक पर्टिकुलर स्टेट ऑफ पीपल को हम ये रेवड़ी बांट रहे हैं। देखिए, पहले तो आपको ये समझना होगा कि जैसे कि बच्चा होता है ना, 5 साल तक का बच्चा होता है तो उसको दूध फीड किया जाता है। अगर हम ये लॉजिक लगा दें कि बच्चे को बोलो कि दूध अपना ले आए और दुहे, हम उसको डिपेंडेंट बना रहे हैं, नहीं। बच्चे को पैर पे खड़ा करने के लिए पाला पोसा जाता है, फिर एक उम्र पे आके वो बालिग होता है। उसी तरह जो आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा विपन्न है, जैसे एक छोटा-सा उदाहरण हम देते हैं, पोषणता। आपने देखा होगा ना, सरकारी स्कूलों में अंडा दिया जाता है, ये दिया जाता है। तो ऐसा नहीं है, कोई ऐसा आदमी नहीं है जो स्वाभिमानी हो या कोई ऐसा बेवकूफ़ या आत्मसंतोषी हो कि 2000 कमाने के बाद अब बोलेगा मैं कमाऊँगा ही नहीं। ये उसी वर्ग को दिया जा रहा है जो इस 2000 के चक्कर में ना कुछ और कर नहीं पा रहा है। मान लीजिए मैं कह रहा हूँ कि खाना नहीं मिलता है किसी को, तो खाना नहीं मिलता तो पढ़ाई की तरफ कैसे ध्यान देगा? वो किसी बिज़नेस की तरफ कैसे ध्यान देगा? लेकिन अगर उसको एक बुनियादी खान-पान मिलेगा कि उसको अब रोज़ी-रोटी के लिए नहीं मरना है। जैसे सरकारी अन्न दिया जा रहा है, पैसा दिया जा रहा है, क्यों दिया जा रहा है? कि अब वो ये सोच सकता है कि मैं 6 महीने की कोई ट्रेनिंग ले सकता हूँ। मान लीजिए हम कह रहे हैं कि वो एसी मिस्त्री बनना चाहता है, या महिला है कोई, आप कह रही हैं जैसे सिलाई करना चाहती है, तो सिलाई की ट्रेनिंग स्कूल में 6 महीना तो काम करना होगा। लेकिन अगर वो डेली वेजर है, अपने रोज़गार पे डिपेंडेंट है, तो 6 महीना उसके पास ये नहीं है कि वो 6 महीना ट्रेनिंग लेने जाएगी। हम लोग स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं, कम से कम भारतीय मानसिकता में, तो हमारे माँ-बाप फीस देते हैं। तो आप ट्रेनिंग उनको दे सकते हैं और उसके साथ आप उनको पैसा दे सकते हैं उन अरे तो महिलाओं दिया ही को। जा रहा है। ये किसने कहा? ये तो किसी मुफ्त की योजना में रेवड़ी से नहीं, बेहतर नहीं। होगा ना सर। नहीं, नहीं, रेवड़ी देखिए, रेवड़ी इसको नहीं कहना चाहिए। जो कमज़ोर को मदद करना रेवड़ी नहीं है। संपन्न को मदद करना रेवड़ी है। नहीं, आप बिल्कुल, बिल्कुल, हाँ, तो उसको रेवड़ी वर्ड हम नहीं यूज़ करेंगे। रेवड़ी है कि किसी, मान लीजिए हम तो कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक वाहन को बढ़ावा देने के लिए सरकार रेवड़ी दे रही है, ठीक है? इनकम टैक्स के लिए रेवड़ी दे रही है कि जो 1 लाख रुपया कमा रहा है वो टैक्स नहीं देना चाहता, ठीक है ना? लेकिन जो 500 रुपया कमा रहा है उसको 1000 रुपये की मदद को हम रेवड़ी नहीं कह सकते। हमें लगता है, और ये हमारे कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, क्योंकि ये पैसा ऐसा नहीं कि कोई चोरी करके दिया जा रहा है। टोटल एक देश का जो रेवेन्यू बनता है उसी में से सबसे कमज़ोर को दिया जा रहा है। कि ऑब्वियस है कि घर में ही जो बच्चा स्वस्थ है ना, उसको दूध नहीं मिलता है, जो बीमार है उसको दूध दिया जाता है, उसको फल दिया जाता है कि जल्दी रिकवर कर जाए। तो हम उसको रेवड़ी नहीं समझते, हम मानते हैं। और उस दूसरी बात कि अगर उस वर्ग को जब पैसा दिया जाता है ना, आप समझिए कि उसका आउटपुट के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, वो इकोनॉमी में और कंट्रीब्यूट करेगा। अगर वो महिला जो सबसे कमज़ोर वर्ग की है, अगर उसको ये बुनियादी खाना, बुनियादी चीज़ें, और पुरुष भी, अगर उसको मिलता है ना, तो जब वो स्वस्थ रहेगा तो हो सकता है कोई और प्रोडक्टिव काम करे। हमारी इसको ह्यूमन लॉस के तौर पे देखिए कि जो बॉटम 30% है या 50% है, वो इन एकदम ज़िंदा रहने की जद्दोजहद में ख़त्म हो जा रहा है। वो उसमें कोई पेंटर बन सकता है, साइंटिस्ट बन सकता है, फिलॉसफर बन सकता है, राइटर बन सकता है। इसकी संभावनाएँ ख़त्म हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि एकदम बुनियादी जीवन को ही चलाने में उसका जीवन खर्च हो जाता है। तो ये जो है फिर से बहुत सारी बातें जो महिलाओं को लेकर है कि किसी का कहना है कि यहाँ पर महिलाओं को जो दिया जा रहा है वो ठीक है, लेकिन उसके अलावा उन्हें वो चीज़ें भी सिखाने की ज़रूरत है जिससे कहीं न कहीं बैलेंस बना रहे। लेकिन दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि अगर आपको महिलाओं को लेकर एक बैलेंस जो है वो बनाना है, तो आपको पहले शुरुआत करनी होगी और शायद सरकार इसी की शुरुआत कर रही है कि जभी भी वो इकोनॉमी में हेल्प कर पाए, लेकिन उससे पहले सरकार को ऐसे लोगों को यहाँ पर कुछ ना कुछ देना होगा जिनकी इनकम जो औसतन इनकम है वही बहुत कम है, तो शुरुआती मदद जो है सरकार की तरफ से दी जाती है। लेकिन दूसरा सवाल ये भी होता है कि जो ऐसी महिलाओं के लिए मदद है, वो क्या कहीं न कहीं उसी वक़्त याद आती है जब चुनाव होते हैं और साथ ही देश में जो लेडीज़ के और भी बहुत सारे मुद्दे हैं, क्या उन पे जो नेता है या फिर सरकार है वो बात करती है या नहीं करती है? निहारिका, पिछले कुछ समय से अलग-अलग पार्टियाँ चुनावों से पहले इस तरीके की घोषणाएँ करती हैं और उन्हें चुनाव में क्या फ़ायदा हो रहा है, ये भी दिखाई दिया है।
लेकिन इस चीज़ को मुझे लगता है कि बहुत ध्यान में रखना पड़ेगा कि कहीं इसकी वजह से उस प्रदेश सरकार का बजट तो नहीं बिगड़ रहा है, कहीं उस इन योजनाओं की वजह से सिर्फ महिलाओं को दी जाने वाली धनराशि नहीं, चाहे वो और भी अलग-अलग लोगों को दी जाने वाली धनराशि हो, क्या इनकी वजह से हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर की जो डेवलपमेंट की योजनाएं हैं उन पर तो असर नहीं पड़ रहा? क्या हमारे जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हैं, क्या उनकी सैलरी समय से जा पा रही है? क्योंकि कुछ समय पहले हमने इसी दिल्ली में देखा था कि दिल्ली सरकार के कई विभागों के कर्मचारी, जिसमें डीटीसी के कर्मचारी जिन्हें मैं स्पेसिफिकली जानता हूँ, कि उनकी टाइम से सैलरी नहीं आई थी। तो हम दे रहे हैं, आर्थिक सहायता कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इस आर्थिक सहायता की वजह से सरकार पे बर्डन तो नहीं पड़ रहा। पिछले कुछ समय से लगातार रिपोर्ट्स आई हैं कि महाराष्ट्र सरकार को बर्डन पड़ रहा है और भी कई राज्य सरकारों को बर्डन पड़ रहा है। तो सरकारों को इस पर तो काम करना ही होगा कि हम अगर जो प्रॉमिस कर रहे हैं, जो धनराशि देने का वादा कर रहे हैं, वो सही लोगों को दें और उसे उसे हाँ, मतलब सही जगह तक पहुँचनी चाहिए, क्योंकि इस तरह की भी रिपोर्ट्स हैं कि जो मदद की गई, चाहे वो पीएम किसान योजना हो, बहुत सारे गलत अकाउंट्स में भी पैसे पहुँचे। तो वैसा वैसा भी ना हो कि सरकारी धन का दुरुपयोग हो। दूसरा ये कि इसे पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी ध्यान रखना चाहिए कि रेवड़ी कल्चर नहीं बनाना चाहिए कि आपके पास कुछ नहीं है, आपने मुफ्त योजना का ऐलान कर दिया। बात-बात में आप सिर्फ महिलाएँ नहीं, आप किसी और को भी आपने मुफ्त का, आपको काम करने की आदत डालनी ही पड़ेगी। आपको अपनी भी अकाउंटेबिलिटी तय करनी पड़ेगी कि आपको आपको किसी भी तरीके का रोज़गार, बेशक चाहे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी खुद का स्टार्टअप्स इन सब पर गौर कर रहे हैं। तो मेरा मानना है कि इसके बजाय आप एक आर्थिक सहायता करके उन्हें रोज़गार की तरफ, स्वरोज़गार की तरफ प्रेरित करें, वो ज़्यादा बेहतर होगा, ना कि रेवड़ी की तरफ। तो ये है। ठीक है। मेरे साथ 2 और महिलाएँ हैं, उनसे भी जानेंगे क्योंकि यहाँ पर उनकी चर्चा हो रही है। हालाँकि जो ये चीज़ें दी जाती हैं, वो उन लोगों के लिए है जो यहाँ पर कहीं न कहीं अभी भी बहुत बेसिक जीवन जी रहे हैं और उनकी बेसिक यहाँ पर जो है आय कुछ नहीं है या फिर बिल्कुल भी आय नहीं है। लेकिन क्या ये जो 40-50 हज़ार या फिर बस में मुफ़्त यात्रा या फिर इसके अलावा लैपटॉप, साइकिल इस तरह की चीज़ें जो हैं, जो दी जा रही हैं और चुनाव से पहले दी जा रही हैं, उस पे महिला जो हैं, वो क्या सोचती है? जी, निहारिका, मैं ये बता दूँ कि जैसे ये प्रॉमिस होती हैं, तो हमारी जो आधी आबादी महिला है, हम जानते हैं कि सारे तो अभी जॉब्स नहीं करती हैं, तो उन्हें हर नियमित आय नहीं मिलती है। तो ये प्रॉमिस अगर ये कुछ दिन के लिए, कुछ महीनों के लिए या कुछ साल के लिए जब तक भी दी जाती है, एक मुश्त में तो ये नहीं दी जा नहीं। सकती है। तो अगर किश्तों में भी दी जा रही है, तो आर्थिक सहायता तो नो डाउट इससे होती ही है। और ऐसे भी हम महिलाओं को मतलब बचत करने का ऐसे ही बहुत माहिर कहा जाता है हमें। तो इससे एक चीज़ होती है कि परिवार में आर्थिक सहायता हो जाती है, वो बचत भी कर लेती हैं और इस आर्थिक सहायता से घर में मतलब एक होता है कि वो उनका पैसा हो जाता है। तो वो उनका अधिकार हो जाता है इस पैसे में, तो वो जो नहीं कर पाईं या जो नहीं मतलब जो करना चाहती थी लंबे समय से, वो कर सकती हैं वो। तो इससे और ज़्यादातर तो ये बच्चों की पढ़ाई में या घर में या अभी जैसे महँगाई इतनी बढ़ गई है, तो कहीं न कहीं वो इसे ही हेल्प करेंगी। तो मेरे हिसाब से तो ये सरकार के द्वारा एक बहुत अच्छी ही वेलकमिंग स्टेप है। लेकिन जैसे पहले ही भी हमारी मित्र ने कहा कि सिर्फ़ पैसे ही देना एक मतलब नहीं है। आप आप इन्हें स्किल दे सकते हैं, इन्हें जॉब्स दे सकते हैं क्योंकि लॉन्ग टर्म में ये हमें काम आएगा। तो उससे वे और आत्मनिर्भर बन सकती हैं। आप कुछ ऐड करना चाहें? जैसे अभी कहा गया कि स्किल्स भी दें, लेकिन अगर इन पैसों से हम खुद स्किल सीखें, जो महिलाओं को पैसे मिलते हैं उससे भी हम स्किल सीख सकते हैं, क्योंकि कई बार ऐसी महिलाएं होती हैं जो कुछ करना चाहती हैं लेकिन उनकी शादी हो जाती है, फिर उसके बाद वो आगे कुछ कर नहीं पाती। अगर ये महिलाओं को पैसे मिलते हैं तो वो इससे स्किल्स सीख सकती हैं, कुछ कंप्यूटर कोर्स कर सकती हैं या फिर ब्यूटी पार्लर कोर्स कर सकती हैं, मतलब जिससे अर्निंग हो उससे ये सीख सकती हैं। और खासकर ये जो पैसे हैं मिलते हैं, इनसे विधवा लोग या फिर जो महिला बहुत गरीब है या फिर डिवोर्सी हैं, उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो मुझे लगता है ये पैसे मिलने चाहिए। तो ये थी बात कि यहाँ पर
यूपी चुनाव आ रहा है, उससे पहले किस तरीके से महिलाओं को जो कैश स्कीम जा रही है वो कहीं न कहीं अब शुरू हो गई है, चाहे वो अखिलेश यादव की तरफ से हो या फिर बीजेपी की तरफ से हो। दोनों ही तरफ से इन तमाम चीज़ों की और वादों की बारिश जो है वो यहाँ पर हो रही है। लेकिन आज जब हमने इस पे चर्चा की तो बहुत सारे एंगल निकल कर आए, चाहे वो यहाँ पर कैश स्कीम के हो या फिर यहाँ पर ये हो कि अगर आप किसी को पैसे दे रहे हैं, चाहे वो महिला हो या फिर यहाँ पर जो निम्न वर्ग के लोग हैं, उन तमाम लोगों को यहाँ पर जो सरकार उन्हें मदद करने के लिए जो तमाम चीज़ें दे रही है। लेकिन कहीं न कहीं यहाँ पर जो ये महिलाएँ हैं, क्या वो असल जीवन में जो उनकी दिक्कतें हैं और जो भी चीज़ें हैं, उन पर क्या सरकार चर्चा कर रही है, क्या बात कर रही है? इसके अलावा महिलाओं को लेकर सिर्फ़ यही चर्चा नहीं है कि उन्हें इनकम मिल रही है, उनकी हेल्थ केयर को लेकर या फिर और भी चीज़ें हैं उनके बच्चों की पढ़ाई को लेकर या फिर जो डेली कोर्स की चीज़ें हैं, क्या वो तमाम चीज़ें एड्रेस हो रही हैं सरकार की तरफ से? ये भी बड़ा सवाल है। लेकिन आज चर्चा सिर्फ़ इतनी ही थी कि यहाँ पर अखिलेश यादव की तरफ से कहा गया कि 40,000 रुपए सालाना जो है ऐसी महिलाओं को दिए जाएँगे जिनकी मदद करना ज़रूरी है और साथ ही पीडीए में यहाँ पर जो ए है, वो कहा गया कि आधी आबादी जो है महिलाओं के लिए और इसीलिए वो काम करना चाहते हैं। दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से पहले ही कहा गया था कि 50,000 सालाना जो है, वो कहीं न कहीं दिया जाएगा और अब इसी स्कीम को लेकर कहीं न कहीं यूपी चुनाव के जो बिगुल हैं, वो बजते हुए नज़र आ रही हैं। फिलहाल आप इस पूरे मुद्दे पर क्या कहना चाहते हैं? कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।